15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और भारतीय संविधान में शैक्षिक विषयों को सम्मिलित किया गया। इसमें प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, शिक्षा अधिकारों में समानता तथा बालकों की शिक्षा संबंधी आदि में संविधान में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। आगे चल के हम इन सभी प्रावधानों को विस्तार से समझेंगे। पहले निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। संविधान के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का दायित्व राज्य सरकार को सौंपा गया है। इस धारा में कहा गया है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर अपने क्षेत्र के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास किया गया है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जब हमारा संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो उन्होंने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने 2 टारगेट रखे। पहला टारगेट रखा कि हमें पहले सबको शिक्षित करना है, तो उन्होंने इसके लिए किया कि हमें 10 वर्ष के अंदर सब टारगेट रखे सबको शिक्षित करेंगे। लेकिन शिक्षित करना थोड़ा सा कठिन था, इसलिए ये टारगेट रखा कि हम 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देंगे। तो संविधान में प्रावधान बनाया गया कि राज्य सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस प्रकार से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की संवैधानिक व्यवस्था की गई है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन शिक्षा अधिकार दिया गया है। अब शिक्षा संबंधी कुछ अनुच्छेद हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद के शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं। जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो अपनी धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। आर्टिकल 29 के अनुसार राज्य किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकता। आप किसी भी सरकारी कॉलेजेस में जो सरकार है वो ये नहीं कर सकती कि ये इस धर्म के लोग केवल आ सकते हैं, इस धर्म के लोग प्रवेश कर सकते हैं या इस वर्ग के लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा सरकार नहीं कर सकती। राज्य को पूरी तरह से इसके लिए मना किया गया कि आप किसी भी धर्म, भाषा, जाति, रंग के आधार पर आप किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए मनाही की गई है। सभी जो शिक्षा संस्थान है वो सभी वर्गों को ले सकते हैं, सभी वर्गों के लिए वो समान रूप से शिक्षा व्यवस्था कर सकते हैं। अनुच्छेद 46 के अनुसार अनुसूचित जाति व जनजाति को शैक्षिक रूप से प्रोत्साहित किया गया है। अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका अर्थ है कि जो भी राज्य सरकार द्वारा जो भी शिक्षा संस्थान है, जो भी सरकारी कॉलेजेस हैं, उसमें ये नहीं हो सकता कि आप हिंदू धर्म की शिक्षा दो या मुस्लिम धर्म की शिक्षा दो या किसी एक धर्म की शिक्षा, आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो ये संविधान में व्यवस्था की कि राज्य किसी भी पर्टिकुलर जो सरकारी संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा के लिए मनाही है। आर्टिकल 15 में महिलाओं और पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए राज्य विशेष व्यवस्था करने के लिए संविधान की दृष्टि से पूर्ण स्वतंत्र है। संविधान में पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है सरकार को कि जो महिलाएं हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए आप शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, उनको एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं। आप उनको उनकी शिक्षा के लिए स्पेशल कोई व्यवस्था करना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई आइडिया है, तो संविधान की दृष्टि से आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब आता है उच्च शिक्षा और शोध। इन्हें केंद्र सरकार स्वतंत्र रूप से अपने अधीन रख सकती है। यह संघ सूची 63, 64, 65, 66 उपबंध में वर्णित हैं। उपबंध 63 के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि संस्थान आते हैं। उपबंध 64 के अंतर्गत वैज्ञानिक या प्राविधिक शिक्षा की संस्थाएं आती हैं। उपबंध 65 के अंतर्गत व्यवसाय या तकनीकी शिक्षा। ये केंद्र सरकार के अंदर जो जो कॉलेजेस आते हैं या जो जो उसमें शिक्षा संस्थान है जो जो आते हैं उनका उल्लेख किया गया है। उपबंध 66 के अंतर्गत उच्च इसके किसी क्षेत्र में गमन की सकता है, जैसे जो बोलते हैं ये अधिकार उनको जगह जगह और आवागमन जगह जगह अधिकार उन संविधान में, तो इस कर पा
अपने को बोल सभा करने की स्वतंत्रता हम किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्याय में गवाही देने के लिए बाध्य है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर उसने करी भी, अगर वो दोषी है भी, तो भी आप बोल सकते हो कि वो मैंने ये अपराध किया है, आप फोर्स नहीं कर सकते को एक अपराध उससे कोई अपराध इसमें है जो प्रावधान उस उस विकास, तुम्हारी आवाज आ नहीं रही है साफ। आवाज कट रही है। मैम देखो सही करो, नेटवर्क इशू होगा कुछ। ओके मैम, मैं रजिस्टर मैट देखता हूँ थोड़ा। बोलो बोलो, अब बोलो। मैम अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अब आ रही है। ओके मैम, ओके मैम। मैम मैं स्वतंत्रता पर चर्चा कर रहा था, तो आर्टिकल 21 इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी, जैसा कि इस विषय पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, अभी इसकी स्क्रीन जो है शो नहीं हो रही है। उसको रिजॉइन होने दो तब तक। विकास को कोई बता दो कि जो है स्क्रीन नहीं शो हो रहा है, गायब हो गया है वो। तो मैम वॉइस नहीं आ रही है। नहीं, हाँ वॉइस भी नहीं आ रही है। विकास लेफ्ट भी हो गया है। यस मैम। उसको रिजॉइन होने दो अभी। हेलो उद्धारक तुमने बताया। हाँ ठीक है विकास। यस मैम, यस। थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके मैम।
हेलो। हाँ विकास, आ हेलो, रही है, आवाज आ रही है, आ रही है मैम? स्क्रीन भी ओके ओके मैम। लेफ्ट हो गए तुम। ठीक है, अब आ गई, स्क्रीन आ गई। ओके मैम। अब मैम आवाज आ रही है ना मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू ओके करो। मैम। ओके मैम। समानता। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान कानून बनाया जाएगा, उन्हें लागू किया जाएगा। इसका मतलब ये कि सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है तो वो सभी के लिए समान होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हिंदू धर्म के लिए वो अलग हिंदू धर्म के लिए बनाए या मुस्लिम पे फॉलो ना हो, या मुस्लिम धर्म पे बनाए वो सिख पे फॉलो ना, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी कानून बनाएगी वो सभी धर्मों पर, सभी वर्गों पर और सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा, और सभी वर्गों के लिए और सभी व्यक्तियों के लिए होगा। आर्टिकल 15 इसके अंतर्गत राज्य किसी भी धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा। कि जो राज्य है वो किसी भी धर्म के, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। किसी भी चीज में, किसी भी नियम बनाने में या नियुक्ति में, किसी में भी वो भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 बताता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अर्थात नियोजन या नियुक्ति के विषय में समान अवसर प्राप्त होंगे। जो भी नियुक्ति होगी, जो भी नौकरी होंगी, जो भी चाहे वो IAS लेवल की हो, चाहे वो SSC लेवल की, कोई भी अगर एग्जाम होगा या किसी भी लेवल पर एग्जाम दोगी, तो जो भी इसमें नियुक्ति होगी तो वो आपकी योग्यता के आधार पर होगी, ना कि धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं होगी वो। और राज्य धर्म, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 इसके अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, इसको दंडनीय अपराध बताया गया है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, अर्थात भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की बिना अनुमति से देश की उपाधि स्वीकार नागरिक राष्ट्रपति के बिना अनुमति से देश की उपाधि स्वीकार नहीं। इसका अर्थ ये बताया गया कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई बाहर अदर कंट्री कोई उपाधि देना चाहती है किसी भी व्यक्ति को, तो आप राष्ट्रपति के बिना परमिशन से नहीं ले सकते हो। हाँ, इंडिया में कोई जैसे जो आपको दी जाती है उपाधि, परमवीर चक्र, जो भी है सैनिक में, वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो उपाधि का अंत में ये कहा गया कि आप बाहर की कंट्री से कोई भी अगर उपाधि मिलती तो आप बिना प्रेसिडेंट की परमिशन से नहीं। बंधुता। बंधुता सह अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करता है। बंधुता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक समस्या का समाधान विचार विमर्श से किया जाए, न कि संघर्ष से। देश के सभी लोग हम की भावना से युक्त हैं, अर्थात उनमें बंधुता हो। बंधुता का सिद्धांत शांति में विश्वास करता है। बंधुता हमको एक तरह से शांति में जीवन बिताने का संदेश देता है कि हमको अपनी कंट्री में शांतिमय तरीके से अपने सभी धर्मों के साथ, सभी वर्गों के साथ, सभी व्यक्तियों के साथ और पूरी सोसाइटी में शांति के तरीके से रहना चाहिए। हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सभी को एक समान नजरिए से देखना चाहिए। बंधुता हमको शांति का संदेश देता है। अब आता है समाजवाद। भारतीय समाजवाद सामाजिक ढांचे में जाति, संस्कृति, धर्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। आर्थिक क्षेत्र में निश्चित आर्थिक प्रणाली को अपनाता है। जो समाजवाद है, समाजवाद एकता, यानी कि समाज में एकता को संदेश देता है। और वो कहता है कि अगर कोई भी आर्थिक किसी का शोषण हो रहा है, किसी वर्ग का आर्थिक शोषण हो रहा है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में निश्चित आर्थिक प्रणाली को अपनाता है। यह लोगों को आर्थिक विकास करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन आर्थिक शोषण का निषेध करता है। यह समाज में जाति, संस्कृति, धर्म एवं लिंग के आधार पर व्यक्तियों में भेद नहीं करता। ये भेदभाव नहीं करता है समाजवाद। ये एकता पर बल देता है, सभी वर्गों में, सभी धर्मों में, सभी भाषाओं में, तथा सभी को बराबर मानता है। अब आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष जो कि बहुत जरूरी था। आर्टिकल 25 इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए उसका प्रचार प्रसार करने का उसको पूरा अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे सब, किसी भी धर्म को आप मान सकते हो और आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो। आर्टिकल 26 इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने का पूरा अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए कोई स्थापना करना चाहता है, उसको उसमें संरक्षण देना चाहता है, तो सरकार की तरफ से वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के लिए निश्चित किए गए हों। यानी कि सरकार
टैक्स नहीं ले सकता धार्मिक स्थल पे। सरकार ये नहीं कह सकता कि हमको मंदिर बनवाना है या मस्जिद बनाना है, कुछ भी बनाना है तो आप मुझे टैक्स दो। जो भी जैसे राम मंदिर के लिए जो पैसा लिया जा रहा है वो दान दक्षिणा है, वो आप चाहें तो दो या ना, अगर आप नहीं देना चाहते तो मत दो। टैक्स वो चीज है इसमें आपको देना ही पड़ेगा, कंपलसरी होता है, टैक्स कंपलसरी है। और जो दान दक्षिणा जो भी आप मंदिर मस्जिद के लिए भी आप दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है, आपकी आस्था होती है। तो सरकार टैक्स नहीं ले सकती है धार्मिक स्थलों के लिए, ये आर्टिकल 27 बताता है। आर्टिकल 28 इसके अंतर्गत राज्य द्वारा किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कि हम पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जो भी धार्मिक शिक्षा है वो जो भी सरकारी स्थल हैं या सरकारी कॉलेजेस वगैरह जो भी है उसमें आप दे नहीं सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे धार्मिक भेदभाव पैदा होगा कि आप इस धर्म में शिक्षा दे रहे हो, आप इस धर्म पर फोकस कर रहे हो, तो एक तरह से वो भेदभाव क्रिएट होगा। अब आता न्याय। नागरिकों की स्वतंत्रता एवं उनके अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका ही कर सकती है। नागरिकों की स्वतंत्रता एवं उनके मौलिक अधिकार तथा निष्पक्ष न्याय की प्राप्ति के लिए न्यायपालिका को अपने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्वतंत्र होना आवश्यक है। उसके कार्य में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यायपालिका ही हमारे एक तरह से कह सकते हैं कार्यपालिका पर और संसद इन दोनों पर नियंत्रण रखती है। न्याय अगर कोई भी लॉ बनता है, अगर लगता है कि ये हमारे संविधान के विरुद्ध है, तो वो न्यायपालिका ही हम जहाँ पर हम जा करके इसके लिए विरोध कर सकते हैं और अपने न्याय मांग सकते हैं। और न्यायपालिका ही हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि उसमें ये कहा गया कि अगर आपको मौलिक अधिकार है, कोई भी मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप जाकर के कोर्ट में जा सकते हो। इसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये सब तभी संभव है जब हमारे पास न्याय व्यवस्था अच्छी हो, हमारे पास हमारे न्याय व्यवस्था है जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। तो न्याय व्यवस्था का स्वतंत्र होना, न्याय व्यवस्था का मजबूत होना वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें न्यायपूर्ण रहने के लिए, हमें अपने अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने के लिए तो न्यायपूर्ण होना बहुत जरूरी होता है। संविधान की सुरक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका का संविधान की रक्षक होती है। न्यायपालिका संविधान विरोधी कानून को अवैध घोषित करके रद्द कर सकती है। न्यायपालिका को ये पावर है कि कोई भी अगर ऐसा लॉ बन रहा है कि जो संविधान के विरुद्ध है तो वो उसको रद्द कर सकते हैं, उसको अवैध घोषित कर सकती है। निष्कर्ष। आज के समय में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, न्याय आदि हमारे संवैधानिक मूल्य हैं। ये सिद्धांत तभी मूल्य बन जाते हैं जब व्यक्ति के व्यवहार के निर्देशक व नियंत्रक बन सकें। भारतीय संविधान में शिक्षा के संबंध में किए गए प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि संविधान के निर्माताओं ने सूझबूझ का परिचय देते हुए शिक्षा को जन साधारण के कल्याण का साधन स्वीकार किया तथा सभी को शिक्षा प्राप्ति के अधिकतम अवसर प्रदान करने की भावना से शिक्षा संबंधी अधिकारों को स्पष्ट रूप से इंगित किया है। तो हम देख रहे हैं किसी जैसे हमारा स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है और जो शिक्षा के जो अधिकार दिए गए हैं, इससे हमको ये रियलाइज हो जाता है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो कितने अग्रगामी सोच के थे, उन्होंने कितना आगे की ओर सोचा और शिक्षा को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। क्योंकि शिक्षा, मुझे इस फिलोसफर का नाम नहीं आ रहा था, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको किसी भी कंट्री को बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को बदल दीजिए, उसकी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कीजिए। और किसी कंट्री को बहुत मजबूत करना है तो वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बहुत मजबूत कर लीजिए। वहाँ के जो भी स्तर है, शिक्षा का स्तर है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर दीजिए, तो वहाँ का वो कंट्री अपने आप आगे बढ़ जाएगी, वो कंट्री अपने आप बहुत मजबूत हो जाएगी। तो हमें शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। शिक्षा वाकई में बहुत जरूरी है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने भी शिक्षा का महत्व समझा और उन्होंने कई आर्टिकल्स दिए और उन्होंने इसीलिए महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए और जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था करी है। और इसीलिए 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान किया। हालांकि हाँ, कहीं कहीं पर ये चीज जमीनी स्तर पर देखा जाए तो उतनी फॉलो नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए। लेकिन हमें जो भी खामियां उसको दूर करना चाहिए और शिक्षा के महत्व को सभी से परिचित कराना चाहिए। So thank you everyone. Thank you. Thank you ma'am and thank you everyone. थैंक यू विकास। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं विकास से। कोई भी प्रश्न पूछना है? Yes, ma'am. कोई
दीपिका, कुछ पूछना है तुम्हें? नो मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ देवाशीष, बताओ। मैम, मेरा विकास से क्वेश्चन है। इसने अभी कहा था कि कोई पुरस्कार दूसरे देश में पाने के लिए राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से क्या परमिशन लेनी। ये सर मैम, ये वाला पॉइंट कुछ समझ में नहीं आया मुझे। हेलो हेलो। हाँ विकास भाई। हाँ ये भाई, ये पॉइंट पर मेरा भी कंफ्यूजन था। मैंने ये जो पॉइंट लिखा ये मैंने ल्यूशियन की बुक से लिखा है। ल्यूशियन की बुक में मैंने पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर ये जो आर्टिकल जो आप बता रहे हैं उपाधियों का अंत, तो इसमें वो उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरी कंट्री से कोई उपाधि लेना चाह रहा है तो उसको प्रेसिडेंट की मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना प्रेसिडेंट की परमिशन से वो नहीं ले सकता है। तो ये इस पर मेरा भी संशय है। मैं इसको समझ के आपको प्रॉब्लम सॉल्व जरूर करूंगा। हालांकि मैं भी इस पॉइंट पर बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं मैं एक्चुअली बताता बहुत हूँ टाइम नहीं था, कि इसलिए मैंने इसको थोड़ा विकास समझा नहीं, समझ नहीं। विकास मैं बताती हूँ उपाधियों का अंत मतलब क्या होता है। पहले जमाने में मतलब जब हमारे ओके यहाँ ओके। राजाओं का था तो लोगों को एक उपाधि दे दी, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी है। मतलब किसी किसी भी महापुरुष या किसी काम के अकॉर्डिंग अगर उसके ऊपर कोई उसकी विशेषता में कोई नाम उसके नाम के अकॉर्डिंग कोई विशेषता जोड़ दी जाती है। तो वो अब जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, नया संविधान आया है, तब से उसमें ये ऐसा नहीं होगा कि जो उपाधि आपने दे दी है सरदार वल्लभ भाई पटेल तो उनके आगे सरदार लग गया, और भी आगे उपाधियां हैं उनको दी गई हैं तो वो नहीं होंगी आगे से। जो जिसका नाम है वो वही रहेगा। ये था इसमें ये होता है इस आर्टिकल में, उपाधियों का अंत होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही दीपिका ने समझाया। जो पहले उपाधियां दी जाती थी ना, लोकनायक, महात्मा, महात्मा, फिर गुरु, ठीक है, ये सब उपाधियां जो स्वतंत्रता के पूर्व में प्रदान की गई थी वो अब नहीं मिलते हैं। हाँ ठीक यही है, है। हाँ ये है, इनका अंत किया गया है। और जो आपका गैलेंट्री अवार्ड्स है, जो आपका भारत रत्न है, आपका पद्मश्री है, पद्म विभूषण, और ये सब उपाधियां, मतलब ये आपको एक तरह से रत्नों से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, इसमें आपको कोई उपाधि नहीं, आपको एक वो प्रोवाइड की जा रही है, प्रशस्ति पत्र और ये सब, है ना। तो ये मतलब ये सारे अवार्ड्स आपको मिल सकते हैं, पर कोई आपको मैम महात्मा की और ये सब उपाधि नहीं दे सकता है। मैम लेकिन जैसे अभी वो खली है तो द ग्रेट खली, अभी तो वो तो उसके बाद ही बोलने लगे ना, उनको बोलते हैं उनको। वो तो आपकी बोलचाल की भाषा में है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर को भी तो कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, मास्टर हाँ बट ब्लास्टर, है मैम ना। उनको तो द ग्रेट खली ऐसे ही पड़ ऐसे गया है उनका। देखा जाए, ऐसे देखा जाए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको लोग हर हर मोदी बोलते हैं, इसका मतलब हम थोड़ी ना उनको हाँ, उपाधि देते ये हैं। उपाधि नहीं दी गई है, वो ऐसी बोलचाल की लेकिन भाषा में। बोलचाल में हम लोगों ने उनको जो मतलब एक तरह से रिस्पेक्ट दी, हम लोगों को लगा कि हाँ उस लेवल के तो रिस्पेक्ट दे दी, लेकिन ये उपाधि नहीं कह हम्म सकते उसको। ओके मैम। हम्म, ठीक है। मैम चलो इस और पॉइंट पे मैम इस पॉइंट पे तो अभी जो हमारे बहुत ही मतलब मैम जो बहुत ही अच्छे बॉलीवुड एक्टर थे दिलीप कुमार जी, जब उनकी डेथ हुई तो मैम उन पे उनके नाम के आगे भी तो मैम क्या कहते हैं उसे वो प्रीम चक्र करके मैम करके नाम को लिखा गया था। और झंडे में मैम उनकी वो हुई थी मैम, फ्यूनरल हुआ है मैम झंडा डाल के। तो मैम उपाधि तो उनको भी मिली ना फिर तो। मैम तो उनकी ऐसा रिस्पेक्ट भी, लेकिन उनको वैसा दिया गया एक तरीके से मैम, नाम में। वो आप सम्मान दे रहे हो, ऑनर दे रहे हो ना। उपाधि ऐसी कोई डिग्री नहीं प्रोवाइड कर रहे हो आप, ऑनर दिया है। उपाधि अब आजकल पीएचडी की डिग्री ऐसे है ना, और ये सब जो आपके अवार्ड्स मिलते हैं उसमें है। ये तो सम्मान देने की बात हो गई है। ओके मैम, आई गॉट इट। यस ठीक। चलो ठीक है, फिर क्लास ओवर करें। मैम। ओके मैम। ठीक। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हम्म। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।